नमस्कार। एसएसके में आप सबका स्वागत है। बिहार में 2025 लोकतंत्र का महापर्व होने जा रहा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आमतौर पर इसके पहले हम लोग देखा करते थे कि दो धड़े ही लड़ते थे, एक तो महागठबंधन और एक तो एनडीए। लेकिन इस साल ये जो चुनाव है वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें एक थर्ड फ्रंट की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, आप लोग सब इससे अवेयर होंगे कि प्रशांत किशोर जनसुराज नाम का एक अलग पार्टी आया हुआ है, जो कि सनसनी फैला कर रखा हुआ है। पूरे युवाओं में या पूरा सोशल मीडिया पर सनसनी फैली हुई है। ये सनसनी कितनी सच है धरातल पर और कितना इसका असर होने वाले आने वाले चुनाव में, इसको लेकर हम लोग कुछ युवाओं से बात करेंगे। यहाँ पे गांधी मैदान में बैठे, ऐतिहासिक जो मैदान रहा है हमारा पटना का, तो इस मुद्दे पे कुछ सवालात किए जाएंगे कि पुराने पार्टियों से इतर जो जन सुराज है, इस पे इनको कितना भरोसा है और कितना इनको लगता है कि ये पार्टी कुछ फैक्टर साबित हो सकती है, या बिहार के जो बदलाव में जो जन सुराज जो कह रही है वो कितना कारगर साबित हो सकती है। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं। जो चुनाव, आप कितने साल के होंगे पहले? अभी तो मेरा 25 चल रहा है। 25 साल के हैं, मतलब क्या वोट डालते रहे? इसके पहले भी आपने वोट डाला हुआ विधानसभा में, तमाम पार्टियां लड़ती हैं। आपको क्या, किस मायने में ये चुनाव अलग लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के आने से क्या बदलाव हो सकता है और क्या किस मायने में अलग है? आपने विचार रखिए। देखिए, आपने जो कहा कि थर्ड फ्रंट का जो बात आपने कहा, तो पहले तो ये समझिए कि थर्ड फ्रंट को आना ही क्यों पड़ा। बिहार में कोई थर्ड फ्रंट अगर अपनी बात रखना चाह रहा, क्यों आया? हम लोग तो मतलब ऐसे नहीं ना है कि हम लोग हर बार हर साल पलायन के लिए मजबूर हो जाए। हम लोग बिहार में भी पीएचडी कर लें तो हमको एहसास होता है कि भाई पीएचडी कर लिए हैं, लेकिन हमको तो जाना पड़ेगा बाहर ही। ये जो युवा का जो 10वीं 12वीं के बाद जो मन में जो क्वेश्चन होता है, वही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो थर्ड फ्रंट प्रशांत जी आए हैं बिहार में, वही उनका जो अभी माहौल बना है, कहीं ना कहीं वो सारे समस्या का माहौल है युवाओं का। जैसे मैं खुद युवा हूँ, मुझे पता है कि भाई अगर आपको बिहार में रहना है, बिहार में काम करना है, तो यहाँ पे अच्छे इंडस्ट्रीज होना चाहिए, आईटी सेक्टर होना चाहिए, जो है कि बड़े बड़े कंपनीज होना चाहिए बिहार में, कि भाई हम लोग को रोजगार दे पाए। सरकारी नौकरी से तो काम चलने वाला नहीं है। और सरकारी नौकरी के नाम पे जो जुमला आपको दिख रहा होगा कि कितना कितना जुमला आ रहा, हर परिवार में सरकारी नौकरी, हर परिवार में, मतलब जितना आप बिहार सरकार का बजट नहीं है, उससे 3 गुना आप बजट कैसे करेंगे और कैसे आप हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे? तो वो जुमला है बिहार में। स्टार्टअप इंडिया के नाम पे आप देखिए बिहार में, बिहार के यूथ को क्या मिल रहा है। तो आपने जो कहा कि बिहार में एक थर्ड फ्रंट हमें देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से उन्होंने पूरे बिहार में एक तहलका मचाया हुआ है, वो क्यों मचा हुआ है? तो उसका सही सिंपल सा जवाब यही है कि हम लोग अपने समस्या के प्रति जागरूक हो चुके हैं, और जो हमारी समस्या को लेके हमारे सामने रख रहा है, उसको हम लोग आगे देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिहार की पलायन, शिक्षा, रोजगार, और ये 3 चीज को लेकर प्रशांत जी हमारे सामने एक दिन से नहीं, चुनाव के माहौल से नहीं, 2-2.5 सालों से, जब से उनकी पदयात्रा स्टार्ट हुई है, तो गांव गांव जाकर रख रहे हैं। तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक अंदर विश्वास हो चुका है कि भाई कोई है, एक सुनने वाला आया है, उनको इस बार देखा जाए। आपने पलायन की बात की, आपने शिक्षा रोजगार की बात की, तो इतने सारे चुनाव हुए हैं, क्या आप लोगों को याद है कि ये बाकी सारे मुद्दे जो पहले ये सब मुद्दे होते थे या नहीं होते थे? आपको क्या लगता है कि इस बार सब मुद्दे नए हैं या पहले भी होते थे लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हुए? देखिए, पहले तो ये पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें बस 2 ही मुद्दा होता था। क्योंकि जो भी जैसे कि एनडीए है, एनडीए में जो भी पार्टियाँ थी तो वो महागठबंधन को दोष देती थी हमेशा कि आपके यहाँ जंगल राज था, जंगल राज था। जंगल राज वाले बोलते थे कि यहाँ पर वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। लेकिन पलायन जो सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, रोजगार के क्षेत्र में है, चाहे लेबर के क्षेत्र में हो, आप देखिए कि अगर ठीक है, मैं अगर शिक्षित हूँ तो मैं कहीं भी अपना भरण पोषण कर ले रहा हूँ, लेकिन बिहार में एक ऐसा तबका है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी पलायन कर रहा है। पहले उसके दादाजी पलायन किए, अभी उसके बेटाजी कर रहे हैं, और आने वाले समय में उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी तैयार हो रहे हैं पलायन होने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। तो पलायन के लिए जो प्रशांत जी ने जो बिगुल फूका है, जो आज देखिए कि सब अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि पलायन ही रोकना है, पलायन ही रोकना है। तो सर, अगर मेरे जय बोलने से अगर पूरी भीड़ जय बोल रही है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत होगी। वैसे ही प्रशांत किशोर अगर पलायन की बात कर रहे हैं और उनको देखते हुए अगर अन्य पार्टियां अगर पलायन चिल्ला रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर में उस पलायन को बदलने का, रोकने का जज्बा है।
सक्षम है वो, इसीलिए हमें प्रशांत किशोर बेहतर लग रहे हैं, सबसे बेहतर। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 20 साल रहने के बाद भी पलायन आप रोकेंगे। सर देखिए, मोदी जी का क्या है, बिहार में कोई बीजेपी का बड़ा चेहरा बताइए। आप मेरे गांव चले जाइए, मेरा गांव कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जागे बराव गांव है, वहाँ पे अगर बीजेपी के, बिहार बीजेपी का कोई एक आप नाम अगर पूछ लीजिए नेता का, तो कोई नहीं बता पाता है। तो बिहार में बीजेपी किया ही क्या है, आप ही बताइए। नीतीश जी के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम गिनवाते हैं। हाँ, नीतीश जी देखिए स्टार्टिंग में 5 साल जब थे, जब उनको बहुमत मिला था, कितने अच्छे से उन्होंने बिहार को चलाया था, ये सब जानता है। लेकिन जब से बीजेपी उनके साथ अलायंस हुई एंड आरजेडी उनके साथ अलायंस हुई, तब का आप कार्यकाल देख सकते हैं कितना अच्छा बिहार चला है, कुछ नहीं चला है। तो मोदी जी बिहार में जब आ रहे हैं, तो बिहार के जनता को भी उनसे पूछना चाहिए कि आप कुछ मत करिए। हम भी कह रहे हैं कि आप कुछ मत करिए, बस पलायन रोक के दिखा दीजिए। वो बहुत जरूरी मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए। मतलब युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही है आगे। देखिए नीतीश जी, लालू जी सभी किसी पार्टी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सभी कहते हैं कि हमने बिहार में विकास किया है। हम मानते हैं नीतीश जी आपने विकास किया है, मोदी जी आपने विकास किया है, लालू जी आपने विकास किया है, लेकिन तभी भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में है। शिक्षा में भी सबसे पिछड़ा है, लिटरेसी रेट भी सबसे पिछड़ा है, नगर विकास सूचकांक में भी हम लोग पीछे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी हम लोग सबसे पीछे हैं। तो मतलब आप जिस आधार पे कहते हैं वो आधार क्या है, हमको वो बता दीजिए कि आप किस आधार पे कहते हैं कि बिहार में हमने विकास किया है। अगर विकास किया होता तो शायद हम लोग इतना पिछड़े नहीं होते। और सभी राज्यों में आप कंपेयर करिएगा, सभी राज्यों से भी हम लोग सबसे पिछड़े हैं। और एक बात और कि आप एक बात कह रहे थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन है, पहले क्यों नहीं इस मुद्दा पे होता था बात। आपको हम बता देते हैं कि जब बिहार, जब सभी राज्य आगे हो रहे थे या सभी राज्य डेवलपमेंट की रास्ते पे चल रहे थे, तब बिहार उस समय क्या कर रहा था। 1990 में आप लोगों को पता होगा, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण आया था, जिसमें हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को खोले थे। उस समय भारत क्या कर रहा था, जितने भी भारत के कोस्टल एरियाज वाले राज्य थे, उन्होंने बाहर देश की कंपनी को आकर्षित करने के लिए अपने अपने राज्य में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दिया। उन्होंने टैक्स में कटौती की, तो आज उन राज्यों में फैक्ट्रियां लगी हैं, उन राज्यों में विकास आपको उस तुलना में ज़्यादा दिख रहा होगा। आप देख लीजिए कोलकाता, देख लीजिए बम्बई, जितने भी कोस्टल एरियाज हमारे राज्य में एक नज़र घुमाइए, वहाँ देखिए विकास, और बिहार में देखिए विकास। बिहार उस समय क्या कर रहा था, बिहार उस समय जंगल राज देख रहा था। लालू जी ने या जो भी उस समय सरकार थे, उन्होंने किसी भी स्तर का कोई भी प्रयास नहीं किया कि बिहार में हम फैक्ट्रियों को बुलाएं, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दे, यहाँ पर उद्योग लगाए, लघु उद्योग को बढ़ावा दे। ऐसा कोई भी स्तर का प्रयास नहीं हुआ। यही कारण है कि आज हम लोग इतने पिछड़े हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे लोग हैं, बिहार के लोग हैं, इनको 10,000 12,000 रुपये के लिए बाहर उन्हीं फैक्ट्रियों में जाना पड़ता है जो आज से 1990 में उन्होंने लगाई थी। तो अगर ये चीज़ उस समय कर दिए होते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता हमें। मतलब कि जो मुद्दे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, वो आपको लगता है कि वो वैलिड है और उसके पीछे जनता जाएगी? क्या आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है। अगर जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उनके पीछे इतनी ज़्यादा मास क्राउड आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है। उन्होंने बताया कि पलायन करते हुए, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे दादाजी यहाँ से झारखंड रहते थे। उन्होंने वहाँ जाके अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, वहाँ कमाया, घर पे भेजा। उसके बाद मेरे पिताजी भी गए झारखंड, फिर वहाँ से गए दिल्ली। और मैं भी, अब मेरा जो उम्र हो गया है 25 साल 27 साल, उसके बाद मुझे यहाँ तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली, हर तरीके से संपूर्ण हो गए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला, तो मुझे भी कहीं ना कहीं दिल्ली मुंबई जाना ही पड़ेगा। तो बात में दम तो है। आप देखिए, अभी ट्रेनों की स्थिति आपने देखी होगी। इसके बावजूद यहाँ आके अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, और उस दूसरी तरफ आप अपने मैनिफेस्टो में डालते हो कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में रोजगार देंगे और फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये किस तरीके का मैनिफेस्टो है, कौन बनाता है इनका मैनिफेस्टो, हमें तो आज तक ये पता ही नहीं चला। मोदी जी आज के रैली में भी आके यही कह रहे हैं कि हम आप गुंडा राज और जंगल राज के अगर दोबारा वोट दोगे तो फिर से गुंडा राज आएगा, जंगल राज आएगा। तो हमेशा डर देखने के लिए तो हम लोग बने नहीं है ना। हमें अब लड़के अवेयर हो गए हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उनको अपने घर परिवार फैमिली के साथ रहना चाहिए। वो जाते हैं साल भर 6 महीने में एक बार अपने बीवी से, अपने पत्नी से, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की भयावह दृष्टि को दर्शाता है। और इसी मुद्दे को इस बार जो भी उठाएगा, युवा उसके साथ होगा। आप देख रहे हैं कहीं भी कोई भी, अब जो भी पार्टियां आई हैं
वो हर जगह रोजगार की बात कर रही है, हर जगह पलायन हटाने की बात कर रही है। वो कह रही है कि नहीं, इस बार हम रोजगार देंगे। और जो रोजगार देने का उन्होंने, ठीक है, आप रोजगार देने का वादा कर दे, नौकरी देने का वादा किया, लेकिन उसको एक्सप्लेन तो करिए। मीडिया जाकर उनसे पूछ रही है कि आप कैसे 1 करोड़ रोजगार दोगे, कैसे हर घर को नौकरी दोगे, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट आप जनता को समझाइए किस मुद्दे पे आप लोग आके वोट दे। हम सोशल मीडिया पर डेली देख रहे हैं, मतलब हर चैनल जाकर उनसे पूछ रहा है कि भाई जनता जानना चाहती है, क्योंकि जब नीचे न्यूज चैनल जाएगी तो आप उनसे पूछेगा कि आप जो दे रहा है इस तरह का जो भी मैनिफेस्टो बनाया उनसे जाकर पूछिए। नहीं, लेकिन जो 10,000 वाला मुद्दा है, जो नीतीश जी 10,000 दे रहे हैं, या 2 करोड़ नौकरी की बात, 3 करोड़ नौकरी की बात हो रही है, उस पर तो जनता उनका समर्थन कर रही है, वो तो तालियां बजा रही है। देखिए, वो हर समय, चाहे कितनी भी एक दूसरे के खिलाफ क्या बोलते हैं उसको, निगेटिविटी फैल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ एक तबका रहेगा जो उनको सपोर्ट करेगा हर समय। लेकिन क्या वो वैलिड है? क्या आप जो 10,000 रुपए दे के इतना ज्यादा कर्ज में डुबा रहे हैं बिहार एक तो पहले से गरीब है, लेकिन ऊपर से भी आप 10-10 हजार रुपया दे के बिहार को और गर्त में ले जा रहे हैं। आप सोचिए आने वाली पीढ़ी के ऊपर कितना कर्ज बढ़ेगा, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास लेट्स सपोज जो कर्ज है उससे कई गुना ज्यादा कर्ज बढ़ जाएगा, और उसको चुकाना किसको पड़ेगा? बिहार को अगर कर्ज है तो बिहार के ही लोग चुकाएंगे, बिहार की ही पीढ़ी कहीं ना कहीं कुछ भी करके चुका है। लोग हम दुबई जाके कमा के भेज रहे हैं, उसका टैक्स चुकाना पड़ रहा है। बिहार से बाहर जाके अलग अलग राज्यों में जो कमा के पैसा भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टैक्स के तौर पर हम सरकार को देंगे, और सरकार वो पैसा फिर कर्ज के रूप में चुकाएगी। तो घाटा ओवरऑल हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को ही झेलना पड़ेगा। आप अभी इस बात को जो लोग समझ जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे सरकार से, और आने वाले समय में परिवर्तन भी दिखेगा। तो इस बार योजना नहीं है जो आप कह रहे थे कि योजना है, इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ हो रहा है और 10,000 रुपया दिया जा रहा है, तो ये योजना अगर रहती तो भाई ये 5 साल पहले क्यों नहीं था? आप चुनाव आता है, चुनाव के ठीक आप 10 दिन या 15 दिन पहले 10-10 हजार रुपया दिवा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अगर जितने ये भी ये योजना इतना प्रशांत किशोर का प्रेशर है कहीं ना कहीं? नहीं, प्रेशर तो पूरा ही है। वो प्रेशर देखिए, लोकतंत्र में एक दबाव समूह प्रेशर ग्रुप होना बहुत जरूरी है। आज ये प्रेशर ग्रुप है तभी आपका जो है कि वृद्धा पेंशन है 1100 रुपया हुआ 400 से। ये प्रेशर ग्रुप है तभी आपका 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ आपका। तो प्रेशर ग्रुप आप समझिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये जो कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, या योजना हम चाहते हैं कि पूरे बिहार में लागू हो, तो भैया ये योजना इतनी ही अच्छी तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो जाती? खाली बिहार की महिलाओं, आप ये खाली बिहारी की महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देके या उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बिहार जैसे राज्य है, बिहार से थोड़े से ऊपर जैसे झारखंड है, आपके नज़र में जहाँ जहाँ आपकी सरकार, आप वहाँ करवा दिए, 10-10 हजार दे दीजिए, इतना ही पैसा है आपके पास। तो ये चुनावी जुमला है बस। अच्छा, ठीक है। तो युवा होने के मतलब नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर जो चुनाव होने वाला है, किस मुद्दों पर क्या देखकर युवाओं को वोट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, युवाओं को नहीं, पूरे बिहार को पहला नंबर तो पलायन जो रुके उसको वोट एकदम ठोक के दीजिए, एकदम ठोक के दीजिए वोट। दूसरी बात है कि जंगल राज ये सब पे मत जाइए। प्रशांत किशोर ने शिक्षा की बात की है, प्रशांत किशोर ने पलायन की बात की है, रोजगार की बात की है। तो हमने हर पार्टियों को 20 साल 10 साल सबको दिया है, एक बार 5 साल प्रशांत किशोर को देते हैं। अगर नहीं होगा आप चेंज कर दीजिएगा। मैं प्रशांत किशोर को हितैषी नहीं हूँ, मैं प्रशांत किशोर का कोई माला नहीं जपता हूँ, लेकिन पहला व्यक्ति जो है जो मुद्दे की बात करता है, आप अपने इर्द गिर्द दिखा लीजिए। जितने भी ये लोग आए हुए हैं, औरतें आपको दिख रही हैं, इस सबके पति जाके बाहर 2-2 साल 3-3 साल जाके बाहर खट रहे होंगे, इनसे जाके पूछिएगा। तो गलती हमारे में भी है कि हमको लालच मिलता है या हम लोग झंडा ढो लेते हैं, लेकिन ये जितने भी लोग आए हुए हैं ना, इसमें से 50% से ज़्यादा लोगों के जो घर के सवांग है वो बाहर अभी खट रहे होंगे या छठ में आए होंगे कि वोट करके जाएंगे। तो हमारा मेन मुद्दा पलायन है, क्योंकि देखिए जो पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, ना खेत है ना पढ़ाई है, वो एक बहुत बड़ा तबका बिहार में है, तो उनके लिए तो देखिए स्टैंड लेना ही होगा सबको। देखिए, हमको एक बात पे बहुत बुरा लगा, 2-3 दिन पहले मोदी जी आए थे छपरा में, उनका भाषण आप सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आए हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं, भाइयों मेरा एक संदेश उन तक पहुंचाना, उनको कहना कि 6 तारीख को वोट देकर ही जाना। मतलब रहना मत। कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि बिहार में पलायन है और हम नहीं रोक सकते इसको। आप आइए, लेकिन वोट दीजिए, 10 हजार रुपये के लिए गुजरात में जाइए, वहीं कमाइए, आपका वही औकात है।
चले जाइए 5 या 10 हजार रुपये कमाइए, वहीं से हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, देश के इतने बड़े नेता हैं, वो किसी अडानी अंबानी को कह दे कि बिहार में जाके हर ब्लॉक में हर जिला में फैक्ट्री लगा दो, कोई नहीं लगाएगा फैक्ट्री। मनसा ही नहीं है उनकी, या कोई भी पार्टी की मनसा ही नहीं कि बिहार को चाहते कि भाई इसी जैसा है वैसा ही रहे, हमको वोट से मतलब है, वोट के समय आएगा जुमला देंगे, वोट लेंगे, हमको वोट से मतलब। जैसे उस भाषण में स्पष्ट कहा है उन्होंने कि वोट देकर ही जाना। तो ये चीज़ हमको बहुत खराब लगा। हम समझते थे कि उतने परिपक्व नेता हैं, लेकिन आप समझिए कि उनकी परिपक्वता बिहार में आके कहाँ चली जाती है। बिहार में आते हैं तो जाति की बात करते हैं, वहीं आप जाइएगा गुजरात में तो आप निफ्ट सिटी की बात करिएगा, बुलेट ट्रेन की बात करिएगा। बिहार आते ही आपको जो है कि यहाँ पे जाति दिखने लगता है, यहाँ पे जंगल राज दिखने लगता है। ठीक है, जंगल राज है, मानते हैं 1990 में रहा, अभी भी है जंगल राज। अभी अगर नहीं रहता तो मोकामा में जो हत्याकांड हुआ ये हो पाता? आप ही के राज में हुआ ना ये चीज़। तो कहाँ पे, तो वहाँ पे क्या एक एएसआई का गला रेत के मार दिया गया, ये भी तो जंगल राज का ही पार्ट है ना। हाँ, मार दिया गया। तो आप समझिए कि मतलब आप, हम लोग मोदी जी समझ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग यूथ हैं, हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग को किस मुद्दा पे वोट देना है, और इस तरह से हर बार हम लोग जुमला में नहीं आने वाले। अच्छा, कहीं ना कहीं जो युवा है वो जाति से ऊपर उठकर मतलब बातें सोच रहे हैं। मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी कि हम लोग 1 GB डेटा फ्री दे रहे हैं कि युवा रील देखेंगे। तो वही रील देख के हम युवा मोदी जी को बताना चाहते हैं कि हम लोग अवेयर हो चुके हैं, और इस बार उस रील का ताकत मोदी जी को बहुत अच्छे से दिखेगा। हम लोगों ने जो दिन भर बैठ के रील देखा है, उससे इतने ज़्यादा अवेयरनेस हम लोगों के अंदर आ गई है, जो 6 तारीख और 11 तारीख को जो बटन दबेगा उससे उनको पता चल जाएगा कि इस बार क्या माहौल। मोदी जी ने फ्री डेटा दे के हम लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया, तो इस बार उसकी ताकत उन मोदी जी को दिख जाएगी। और मोदी जी ना चाहते हुए भी अगली बार से ऐसी भाषा का प्रयोग तो नहीं करेंगे बिहार में खास करके। अभी जी एक और, लाठी का भी तो बदला लेना है। जितना चलाए हैं हम लोग के ऊपर, यहाँ गोलंबर पे, कभी वहाँ पे परीक्षा पेपर लीक करवा दिए, तो हम लोग जाते हैं आपसे न्याय मांगने के लिए। तो जितना लाठी चलाए तो युवा तो इस बार सब मन में रखा है, भूलेगा कोई नहीं, मन में तो रखे ही। हम लोग ये उसी समय ये सोच के रखे थे कि अच्छा साल भर बाद चुनाव, इसका बदला तो हम लोग वहीं लेंगे। तो जितने युवा हैं हमारे साथी, याद कर लीजिए कि आपके पीछे जब लाठी पड़ी थी तो कितना दर्द हुआ था, बहुत लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, चप्पल छोड़ छोड़ के भागे थे। तो भूलने वाला चीज़ नहीं है। यही वो गांधी मैदान है जहाँ पे हम लोग को भगा भगा के मारा गया था। यही वो आगे वो चौक है, वहाँ उसी चौक पे हम लोग पे जो है कि लाठी बरसाई गई थी, भगा भगा के मारा गया था। ठीक है, तो हम लोग वो चीज़ भूलने वाले नहीं है। पेपर लीक होता है तो हम लोग आपसे न्याय मांगने जाते तो आप लाठी चलाते थे, तो अब भूलेंगे नहीं हम लोग, उसका बदला वोट में लेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए, सोशल मीडिया पे और काफ़ी जगह पूरा मतलब तहलका मचा हुआ है जन स्वराज का, और काफ़ी बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है सोशल मीडिया पे इतना सनसनी फैल रहा है जन स्वराज का, प्रशांत किशोर जी का, क्या लगता है 14 तारीख को इसका कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल, बिहार का युवा जाग चुका है, और ये 20 साल तक जो उसने सत्ता देखा है उससे इस बार परिवर्तन 100% होने जा रहा है। और इस बार उसी की सरकार बनेगी जो बिहार में पलायन की बात किया है, जो बिहार में शिक्षा की बात किया है, जो बिहार में रोजगार की बात किया है, और जो बिहार में बुजुर्गों का सम्मान का बात किया है। 400 रुपये से बढ़ के 1100 हुआ है ना जी, 1100 बढ़ के 2000 भी होगा, आप देख लीजिएगा।